मोदी जी तो वहाँ के केंद्र से लॉन्च कर रहे हैं स्कीम्स, मगर ऑन ग्राउंड कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेसी की कहीं कमी दिख रही है। 370 और 35 से खत्म हुआ, आपने देखा होगा कि लाल चौक में भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहराया गया। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जहां तक हम लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, मगर जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो स्कीम्स को डिटेल समझाने का काम, अवेयर करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना पड़ेगा। भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आने का मौका जो है वो नहीं दिया जाता। अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो महिलाएं हैं, तो भाजपा के अंदर ऐसा क्यों अब तक देखने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत जो है वो गरमाई हुई नज़र आ रही है और उसी के चलते आए दिन सड़कों पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहीं एक तोहफा यूथ को दिया गया है अग्निपथ के नाम से, और उसी के चलते एक हंगामा भी देखने को मिला और कई बार अपने चैनल के माध्यम से हमने आपको अपडेट किया। बहुत सारे हंगामे यूथ के द्वारा जो है वो नज़र आए। अगर ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं तो बहुत सारे गाड़ियों को जलाया गया, ट्रेनों में आग लगाई गई और कई सारी बातें जो है नज़र आई। और इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनी सेठी जी मौजूद हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक न्यूज़पेपर है इनका, बिग न्यूज़ के नाम से आप सभी जानते होंगे, और इसके साथ साथ भाजपा स्पोक्स पर्सन हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा आप पहले अपनी पॉलिटिकल जो करियर है उसकी थोड़ी सी जर्नी जो है वो ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। मेरा पॉलिटिकल करियर नियर अबाउट 2005 में शुरू हुआ, जब मैंने भाजपा का दामन थामा और एक देशभक्ति का जुनून, राष्ट्रवाद का जुनून, ये सोच लेकर भाजपा में जुड़ी थी। पिछले 16 साल से 17 साल के करीब हो चुके हैं अब राजनीति में मुझे काम करते हुए, और अलग अलग पदों पर काम किया। युवा मोर्चा से शुरू किया और महिला मोर्चा और पार्टी के मेन टीम में वाइस प्रेसिडेंट के नाते काम किया, और इस समय प्रदेश प्रवक्ता के नाते काम कर रही हूँ। अलग ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि महिलाओं का राजनीति में काम करना बहुत कठिन रहता है, और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में राजनीति में महिलाओं को आगे करने का मौका बहुत कम दिया जाता है। तो उन कठिनाइयों को पार करते हुए संगठन के सहयोग से आज आपके सामने प्रदेश प्रवक्ता के नाते बैठी हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। मैम, शुरुआती आपने महिलाओं से करी तो मैं चाहूँगा हम शुरुआती वहीं से करेंगे। आप भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आने का मौका जो है वो नहीं दिया जाता। अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो महिलाएं हैं, तो भाजपा के अंदर ऐसा क्यों अब तक देखने के लिए। नीति क्षेत्र में महिलाओं को आगे करना बहुत कठिन होता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंट इफेक्टेड स्टेट मानी गई है, और महिलाओं को परिवार वाले भी आगे जाने के लिए राजनीति में प्रोत्साहन नहीं देते। एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो हमारी विचारधारा को कहीं ना कहीं समझ पा रही थी, महिलाओं को मान सम्मान की जो बात कर पा रही थी, उनकी विचारधारा को देखते हुए, वहाँ पर महिलाओं के सम्मान को देखते हुए तभी मैंने भाजपा को ज्वाइन किया, ताकि वहाँ पर महिलाओं का जो सम्मान है वो उस सम्मान के नाते हम लोग काम कर सके, इसलिए हमने भाजपा का दामन थामा था। जी जी। मैम, आप बात करें, आप भी एक महिला हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। आपको आपके हिसाब से कितनी स्कीम्स का बेनिफिट जो है महिलाओं को मिल पाया है, या कहाँ तक जो है वो कमी रह चुकी है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो लगातार महिलाओं के ऊपर ही काम किया जा रहा है कि महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को कैसे मजबूत किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारे राष्ट्रपति जो हमारी उम्मीदवार हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी एक कदम बढ़ा रहे हैं महिलाओं को एक मान सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए, महिलाओं का एक मनोबल बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग स्कीमें उन्होंने जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने अलग अलग स्कीमें लॉन्च की हैं ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा की योजना जो है महिलाओं के लिए की गई, कहीं ना कहीं लोन फैसिलिटी उनको दी गई, उनके अकाउंट्स में पैसे डाले गए। आपके सामने उज्ज्वला स्कीम बेटियों के लिए की गई, महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक का जो फैसला था वो महिलाओं के हक में किया गया। अपनी कैबिनेट में उन्होंने मंत्री जो बनाई वो महिलाएं बनाई। यहाँ पर स्कीम्स को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी खासी स्कीम्स महिलाओं के ऊपर ही बनाई हैं, मगर कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है, मोदी जी तो वहाँ के केंद्र से लॉन्च कर रहे हैं स्कीम्स, मगर ऑन ग्राउंड कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेसी की कहीं कमी दिख रही है।
वो लगातार मैं अपनी हर बात में ये बात रखती भी हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जहाँ तक हम लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, मगर जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो स्कीम्स को डिटेल समझाने का काम, अवेयर करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना पड़ेगा। एलजी मनोज सिन्हा जी भी इस बारे में चिंता कर रहे हैं, लगातार बैठ के करते हैं। अब कमी कहाँ पर आ रही है? क्या हमारे ब्यूरोक्रेसी में कमी आ रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे सीरियसली काम नहीं कर रहा? तो ये चिंता का विषय है कि भाई आने वाले समय में जो स्कीम्स मोदी जी ने पिछले 8 साल से हमारे पूरे देश में महिलाओं के लिए दी, खासतौर से जम्मू कश्मीर की तो वो चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत स्कीम्स हैं, तो उनको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है। जी, तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्कीम्स जो है वो लाई जाती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही। तो इस पर आप लाइक एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन क्या एक्शन ले रही हैं, जो क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं आप? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम लोगों की बात सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। कमी ये आ रही है कि एलजी शासन में हम लोगों की फुल पावर नहीं है। एलजी के अंडर सारी एडमिनिस्ट्रेशन है और ब्यूरोक्रेसी एलजी के अंडर काम कर रही है। अब आप सोचें कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अपने अकॉर्डिंग कोई स्कीम्स को लॉन्च कर रही है और यहाँ पर अवेयरनेस का काम भी बीजेपी करेगी, मगर हमारी अपनी मर्यादा है। एक राजनीति पार्टी होने के नाते हम लोग एक मर्यादा के अंदर काम कर सकते हैं। सरकार के काम में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन निवेदन बार बार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने एलजी सरकार से ये कर सकते हैं कि जो स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, जो महिलाओं को सुविधाएं नहीं दी जा रही, उसके लिए चिंता करें, ताकि मोदी जी का जो मिशन महिलाओं को आगे ले जाने का है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, वो कहीं पे छूटे ना, वो पूरा हो सके। जी जी। तो मैम बात करें, देखिए अग्निपथ को लेकर, आप जानते हैं अग्निपथ को लेकर लगातार प्रदर्शन ऑल ओवर इंडिया भी किए जा रहे हैं और जम्मू के प्रेस क्लब में भी बहुत सारे प्रदर्शन यूथ के द्वारा किए जाते हैं, पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक नई शुरुआत है। कहीं ना कहीं आर्मी में हमारे नए युवा जुड़े, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद है देश को सशक्त करना, देश को मजबूत करना, ताकि जो हमारे दुश्मन देश हैं वो हमारे देश पर कहीं कभी भी ऐसा आक्रमण ना कर सके। मिशन एक है कि भाई कुछ युवाओं को आगे लेकर आर्मी में काम करना। जी। औसतन उम्र 32 साल थी पहले आर्मी में। अब सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है, या हमारे जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना और हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि औसतन उम्र को 32 साल से घटाकर 26 साल तक किया जाए। इसके तहत उन्होंने अग्निपथ की स्कीम युवाओं के बीच लाई है। उनका मकसद एक है कि हमारी आर्मी जवान आर्मी बने, हमारी आर्मी यूथ्स की आर्मी बने, ताकि क्योंकि जो युवा होता है कहीं ना कहीं उसमें पावर, आपके सामने 25-26 साल के युवा में एक्सेस पावर होती है और वो कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए। एक ये बहुत ही बढ़िया कदम है। 17+ से इन्होंने स्टार्ट किया है और 21 साल की उम्र तक इन्होंने इसमें किया हुआ है। उसके कारण 2 साल इस साल एक्स्ट्रा दिए हैं। वैसे 17+ से 21 तक की एज इन्होंने फिक्स कर दी है। 4 साल के लिए 6 मंथ्स की इनकी ट्रेनिंग रहेगी, 3.5 साल की इनकी जॉब रहेगी। मकसद इनका था कि भाई हमारी आर्मी इतनी मजबूत हो सके कि ताकि हम लोग मुकाबला कर सकें बाकी देशों के साथ। बात करें मैम, जैसे आप बता रहे हैं और है भी ऐसा ही कि अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है, तो यूथ फिर क्यों प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, क्यों गाड़ियां जलाई जा रही हैं, क्यों ट्रेनें जलाई जा रही हैं? क्या यूथ स्कीम को नहीं समझ पा रहा, या क्या है? शुरू से यूथ में एक धारणा बनी हुई थी कि आर्मी की एक ऐसी जॉब है जहाँ पर हम लोग एक बार जुड़ गए, पूरी ज़िंदगी हमारी आराम से निकल जाएगी। पेंशन भी मिलेगी, कल को भगवान ना करे कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाएगी, हमारी फैमिली को वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी होगी। वो एक धारणा बनी हुई थी। मगर आप लोग देखिए, जो अलग अलग कंट्रीज़, अभी आपके सामने अमेरिका है, वहाँ 8 साल की जॉब रहती है आर्मी में, 8 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट होती है। इजराइल में 3 साल कंपलसरी है, हर नागरिक को आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है। तो यहाँ इंडिया ने एक शुरुआत की है कि यूथ्स को यहाँ जोड़ा जाए। एक नया कॉन्सेप्ट है, यूथ समझ नहीं पाए और समझाने में थोड़ी देरी हो गई। अगर वो इस स्कीम को समझ लेते और एक देशभक्ति, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आर्मी में वही जाता है जिसमें देशभक्ति का जुनून होता है, नहीं तो किसी भी कंपनी में वो जॉब कर सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आर्मी ज्वाइन करे। आर्मी में वही लोग जा सकते हैं जिनमें देशभक्ति की भावना होगी, जिनमें राष्ट्रवाद की भावना होगी, और उसी मंशा को लेकर वो डिसिप्लिन वे से काम कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट नया होने के कारण युवाओं को समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी युवा समझ चुके हैं
और आपके सामने भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। जी तो जी, तो उसके बाद लगातार युवा जब इस चीज़ को समझ पाएंगे कि 4 साल जॉब करने के बाद वो एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह बाहर आएंगे, और उनको एक कॉन्सेप्ट था कि हमारी उसके बाद बेरोज़गार हो जाएंगे, 4 साल हम कर लेंगे, उसके बाद हमारा होगा क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसमें, असम राइफल्स है उसमें, जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस में जब रिक्रूटमेंट होएगी उन जॉब्स में इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे यूथ्स में, तो उनको ये दिखेगा कि देशभक्ति की भावना के साथ साथ उनका जो आने वाला फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा। जब वो 4 साल बाद वापस आएंगे, उसके बाद उनको एक अच्छी रकम देके वो भेज रहे हैं, 12 लाख की रकम देकर वो उन लोगों को भेज रहे हैं। फर्स्ट ईयर उनकी अलग सैलरी रखी हुई है, उसके बीच में से उनका फंड्स कटेंगे, वो उसको लास्ट में 4 साल के बाद दिए जाएंगे। ये सब प्रावधान उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, कभी भी युवाओं के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लगातार पिछले 8 साल से वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए अलग अलग स्कीम्स ला रहे हैं। तो ये भी एक जो अग्निपथ या अग्निवीर की जो स्कीम है, ये एक नई स्कीम है, और इसको 4 साल करने के बाद वो सर्टिफिकेट भी पाएंगे, जो अग्निवीर कौशल के नाम से सर्टिफिकेट, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, ताकि वो कहीं पे भी जॉब में अगर जाना चाहें तो वो प्रमाण पत्र दिखाकर उनको जॉब मिलेगी। तो ये सब पॉइंट्स क्लियर होने जरूरी। तो बात करें यूथ के लिए बहुत अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ JKPSI की अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ, उसको लेकर एक बड़ी धांधली कहीं ना कहीं सामने आई, और कहीं ना कहीं सीधी उंगलें जो है वो भाजपा की ओर उठाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं रविंद्र राणा जी का भी यही कहना था कि वो पहले से ही इस बात को जानते थे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर किसी ने धांधली की है, अगर कोई कल्प्रिट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको सामने आना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर शिकंजा कसा जाएगा, अगर उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, मैं ये नहीं कह सकती कि उसमें भाजपा का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मगर अगर जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है, अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर पैसा चला है या करप्शन हुआ है, तो वो सब क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कौन साफ़ है, कौन गलत है। बच्चों के साथ कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। जी जी। इसी के साथ में मैं अगर बात करूं, कश्मीर घाटी के अंदर लगातार बहुत सारे मामले जो है वो सामने है। कश्मीर की ही नहीं मैं बात करूंगा, जम्मू के में भी एक वाक़या सामने आया, जिसमें भाजपा के एक कॉरपोरेटर के ऊपर ACB ने जब रेड की तो करप्शन का जो है वो केस सामने आया। एक इसके साथ अगर हम बात करें, कश्मीर घाटी के अंदर लगातार कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एक भाजपा का कार्यकर्ता एक लड़की के साथ जो है दुष्कर्म का एक मामला भी रिसेंट जो है वो सामने आया है। तो ये आखिर भाजपा के अंदर फ़िलहाल अभी ये चल क्या रहा है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएँ, क्योंकि लगातार ये मामले बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं। बोनी जी, मुझे कश्मीर वाले इशू का तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना मैंने वो सुना, ना मुझे अभी पता है। अगर आप बता रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स को देखकर बता रहे होंगे। जम्मू की जो कॉरपोरेटर की बात की थी आपने कि भाई वो ACB ने जो रेड डाली और वहाँ पर जो भी पाया गया, मैंने आपसे पहले यही बात की कि करप्शन के लिए कोई जगह नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन मोदी जी ने कहा है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी की कॉरपोरेटर हो या किसी भी पार्टी का MLA हो, कभी भी उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और पार्टी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने उसी टाइम तुरंत उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। अगर पार्टी से निकाल दिया गया है तो सबसे बड़ा एक्शन तो पार्टी की तरफ से यही है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखा गया। देखिए, पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें अलग अलग किस्म के लोग आ जाते हैं, और आप लाते टाइम उनके कैरेक्टर को नहीं जजमेंट कर सकते। जब वो आपकी पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उसकी माइंडसेट कैसा है, वो महिलाओं के साथ कैसा डील करता है, ये वक्त के हिसाब से वो समझ पाते हैं। तो पार्टी के एक्शन से पता लग जाता है कि पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ऐसा एक्शन कोई लिया गया है तो सराहनीय कदम है पार्टी की तरफ से। आपने सही कहा, पार्टी कहीं ना कहीं गलत नहीं होती, पार्टी के अंदर जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। तो मैम, आपको नहीं लगता जब एक भाजपा के कार्यकर्ता पे ये इल्ज़ाम लगते हैं, जहाँ वो सामने भी आते हैं और पार्टी से उनको बर्खास्त भी किया जाता है, तो इससे जो बाकी कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनकी छवि पे भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, उनका मनोबल भी गिरता है और उनकी छवि पर भी असर पड़ता है। जनता भी उनको अलग नज़र से जी बिल्कुल, जनता समझती है कि शायद पार्टी ही ऐसी है, मगर तभी मैंने ये पॉइंट क्लियर किया कि इसमें पार्टी का दोष नहीं गिन सकते हम लोग, कुछ व्यक्तियों का दोष ज़रूर हो सकता है। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पार्टी बहुत बड़ी है, तो पार्टी में अलग अलग किस्म के लोग भी होंगे,
अब हम सोचेंगे कि हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के जैसा हो, वो पॉसिबल नहीं है। हर एक का अपना काम करने का तरीका होगा, मगर जो भी गलत काम में इन्वॉल्व होगा उस पर पार्टी तुरंत एक्शन करेगी, उस पर केंद्र सरकार तुरंत एक्शन करेगा। मोदी जी, हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उन्होंने क्लियर कट शब्दों में हमें बताया हुआ है कि किसी भी कार्यकर्ता की कोई भी गलत चीज़ पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो एमपी हो या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो। अगर उनके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस लगती हैं, पार्टी तुरंत एक्शन करेगी। बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे, इसका मेन कारण आप क्या देखते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे भी कैसे? डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उन्होंने जो प्रोसेस है वो चल रहा है, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑन ग्राउंड जाएं, हम लोगों से बात करें, ज़्यादा पॉलिटिकल की पार्टीज़ की हम बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं कहना होता है कि भाजपा की कहीं ना कहीं इलेक्शन को जो है वो रोक रहा है कि नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके 50 पार का जो सपना है वो नहीं पूरा होगा। इस तरीके से जो ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं अनएजुकेटेड लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे। पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसेस होगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शन होंगे ना। डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो वे रहेगा, जो उसके बाद स्टेप होगा, वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद इलेक्शन तो होने ही है। इलेक्शन कितनी देर डिले कर सकेंगे आप लोग? और हम भी चाहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र एक अपनी सरकार बने ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। मैंने पहले भी ये बात की कि ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की समस्याओं को समझ नहीं पा रही। जब तक अपनी सरकार नहीं बनेगी, अपना एमएलए नहीं चुना जाएगा, लोगों की समस्याओं को नहीं निवारण हो सकेगा। तो इसीलिए जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद इलेक्शन होना अनिवार्य है। जी, तो मैम बात करें जिस तरीके का जम्मू के अंदर भाजपा का प्रभाव है, क्या कश्मीर में भी वैसा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कश्मीर में भी है। आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से ख़त्म हुआ, आपने देखा होगा कि लाल चौक में भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहराया गया। आज तक इतने सालों में नहीं फहराया गया। अलग अलग सरकारी स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम हुए, 15 अगस्त के, 26 जनवरी के। तो ये एक चेंज देख रहे हैं आप लोग। अभी मैं लगातार देख रही थी जो कार्यक्रम, कल हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस था वो कश्मीर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो कुछ लोग वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत करते हैं कि कश्मीर में माहौल ख़राब हो, मगर आम लोग जो है वो शांति चाहते हैं। एनसी और कांग्रेस का जो असली चेहरा था वो लोगों के सामने आ चुका है। अलग अलग स्कैम्स में फंसे हुए हैं। आपके सामने एक्स सीएम जो है क्रिकेट के स्कैम में, अलग अलग स्कैम्स में अलग अलग लोग फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है कि कश्मीर के लोग चेंज चाहते हैं और उनको दिख गया है कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वो मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है। अभी यूपी में हमारे योगी जी जीत कर आए हैं, तो यूपी में पॉपुलेशन मुस्लिम कितनी है, तो कहीं ना कहीं वोट मुस्लिम्स ने योगी जी को दिया है ना। तो इसी कारण कश्मीर में भी हमें पूरी उम्मीद करनी चाहिए। अगर जम्मू में हम भाजपा में लीड करेंगे तो कश्मीर में कहीं ना कहीं हम लोग भाजपा को आगे लेकर चलेंगे और आने वाले दिनों में जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं 50+ का, वो पूरा करेंगे। जी 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 मैम, तो बात करें, देखिए अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे मामले सामने आ रहे हैं भाजपा को लेकर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं। अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया कश्मीर के अंदर एक रेप का इंसिडेंट जो है वो सामने आया, इसके साथ साथ जम्मू के अंदर भी उसको लेकर रिश्वतखोरी को लेकर एक वो केस सामने आया। तो क्या लगता है आपको कि जो सपना है 50 पार का वो इस कंडीशन में पूरा हो पाएगा? नहीं, कुछ लोगों के कारण, 2-4 कार्यकर्ताओं के कारण हमारा सपना टूटेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की है। हमारे मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी ने, हमारे नड्डा जी ने, हमारे रविंदर रैना जी अध्यक्ष जी पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। हमारे अशोक कोल जी संगठन मंत्री जो महीने में मुझे लगता है 20 दिन तो कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि कश्मीर में वो स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। तो इतने कार्यकर्ताओं की मेहनत विफल नहीं हो सकती कुछ 2-4 कार्यकर्ताओं के कारण। अगर कुछ गलत लोग पार्टी में हैं तो पार्टी उसका संज्ञान लेती है और सही समय पर डिसीजन देती है। आप लोग सोचेंगे कि आज ही कुछ ऐसा हो और किसी की कहने पर उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। देखिए, अपोजिशन का काम बहुत बार एलिगेशन लगाना भी होता है। जब तक उस चीज़ को वेरीफाई किया ना जाए क्या वो उस कार्यकर्ता ने वो चीज़ की है, तो तुरंत उस पर एक्शन होना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपनी पार्टी पर पूरी उम्मीद है कि पार्टी समय समय पर जो गलत हो रहा होता है उसके खिलाफ एक्शन करती है। जी जी, तो आने वाले टाइम को लेकर महिलाओं के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? महिलाओं के लिए तो मैं लगातार पिछले 17-18 साल से काम कर रही हूँ।
महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी। पहले तो महिलाओं के बीच जाती थी, गांव-गांव, जो उनकी समस्याएं दूर कर सकती थी। जो देखने का इशू मिला मुझे, मैंने शायद अपने पर्सनल लेवल पे भी वो इशू को सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने सुसाइड के केसेस, जो लड़कियां सुसाइड करती थी, उनकी फैमिली से मिली, उनके मायके वालों से मिली, ससुराल से नहीं, मायके वालों से। उनको मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती है, लड़कियां अगर आपके पास आती हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, आप उस टाइम उनको क्यों नहीं अपने एक्सेप्ट करते। उनके पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड का रहता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपनी ही जिला की कार्यकारिणी थी, उसमें एक रेजोल्यूशन के पॉइंट्स रखे जा रहे थे। मैंने अपना एक विचार रखा कि जो डाइवोर्स लेडीज़ हैं या विडो लेडीज़ हैं, उनके रहने की व्यवस्था बहुत बार नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली पे डिपेंड होती है और हस्बैंड कहता है जो निकलो बाहर। और पेंशन हम लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं उनको, 1,000 पे गुजर बसर तो हो नहीं सकता, तो वो कहाँ जाएंगी रहने के लिए। मैंने अपने जो हमारे वेस्ट के एमएलए रहे हैं सत शर्मा जी से रिक्वेस्ट की थी कि कहीं ना कहीं हमें एक मेमोरेंडम लेकर चाहे एलजी सरकार तक जाना चाहिए कि हमें एक ज़मीन चिन्हित करके कुछ वैसे रूम्स बना के उन महिलाओं के लिए जो बेचारियाँ विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि उन महिलाओं को हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता के होने के नाते उन महिलाओं की मदद कर सकें। देखिए, सरकार आनी जानी है, हमें नहीं पता सरकार कब तक रहेगी, क्या रहेगी, मगर कुछ ऐसा करके जाएं जो लोगों को याद रहे। तो मेरी एक मंशा रही है शुरू से कि मैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि महिलाएं याद करें कि भाई किसी महिला ने हमारी मदद की। तो इसी मंशा को लेते हुए मैं अलग अलग महिलाओं के साथ मिलती भी हूँ, उनकी समस्याओं को समझती भी हूँ। आपने बताया आप महिलाओं के लिए और गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी। मैं जानना चाहूँगा, देखिए गुज्जर नगर जो पुल है, ब्रिज बना हुआ है, उस पर बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत वहाँ के जो लोकल है उन्होंने अपील भी करी है कि ब्रिज के ऊपर जो है एक फेंसिंग लगाई जाए कि अगर कोई यंग गर्ल या कोई भी यूथ आता है सुसाइड करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया आपने, जहाँ आपके माइंड में ये चीज़ आई हो, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मैं लगातार बात भी करती हूँ अपने पार्टी ऑफिस में कि भाई लगातार वो पुल को एक वही कहा गया कि जी सुसाइड पॉइंट बना दिया। जी, पहले तो मैं उन बच्चियों और बच्चों से निवेदन करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, स्ट्रगल्स बहुत होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं, तो उनको फेस करना ही ज़िंदगी है। अगर हार के हम लोग सुसाइड कर लें फिर तो हर कोई सुसाइड करने की तरफ निकल पड़ेगा। माँ बाप ने किस तरीके से आप लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और किसी एक वजह से आप लोग अपने जीवन को समाप्त करते हैं। मैं निवेदन ज़रूर करना चाहूँगी, सोचिए समझिए, थोड़ा कूल होकर अपने डिसीजन को लीजिए, उसके बाद जो करना है उसके बाद वो स्टेप उठाइए, मगर सुसाइड कोई हल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व बनता है कि अगर बच्चे ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं तो उसको रोकेंगे कैसे, मतलब उसको क्या खुलेआम छोड़ देंगे कि बच्चे आएंगे सुसाइड करेंगे, दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी को लेके वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तो ये तो एक ट्रेंड बना दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उनको फेंसिंग होना इंपॉर्टेंट है और जल्द से जल्द उसकी फेंसिंग होनी चाहिए। लगातार मैं ये बात अपने ऑफिस में भी करती थी, मगर अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ एलजी सरकार है, सुनाएं तो सुनाएं किसको, तो हम किसी तक अप्रोच नहीं कर पा रहे। जो सच्चाई है, एलजी साहब कभी कश्मीर होते हैं, कभी जम्मू होते हैं, तो मगर वो भी अप्रोचेबल नहीं है। तो एलजी साहब को भी ये दिख रहा होगा कि सुसाइड हो रहे हैं, वो भी तो पोर्टल्स देखते होंगे या न्यूज़ देखती होंगे एलजी साहब। तो उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक डायरेक्शन दे कि जल्द से जल्द, इतना पैसा आप लोग स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कर रहे हैं तो इनको फेंसिंग क्यों नहीं कर रहे, तो फेंसिंग करवाइए ताकि बच्चों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूँगी। तो एट द एंड में मैं चाहूँगा आप कोई शॉर्ट मैसेज जो है हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर दें। मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर आप विश्वास आंखें बंद करके कर सकते हैं। 2014 के बाद मोदी जी का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना। उनका सहयोग करिए और जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 50+ का, उसको पूरा करने में हम लोगों की मदद करिए, ये ज़रूर कहना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कीमती समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी, जो आज हमारे साथ जुड़े थे और इनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करी। और आपका क्या कुछ कहना है जो हमने डिस्कशन किया है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और फर्दर आप किन मुद्दों पे चाहते हैं हम फर्दर जो है डिस्कशन करें, उनको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।